उसमें किसी का कोई इशू? कितने लोग? एनी इशू? ओके, आगे चलो जी। आगे आगे, ये पढ़ चुके हैं हम, यहाँ इसको थोड़ा बोल्ड करो। अच्छा जी, ये जो टेबल है कल भी मैंने बताया था कि ये इसका एक बहुत पिवटल रोल है स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग के अंदर। ठीक है, तो ये होपफुली समझ आ गया होगा। जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कमेंसमेंट ऑफ और डेवलपमेंट विद व्यू टू ओनर ऑक्युपाइड, कि जी जब हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्युपाइड में ले जाएं, या हम उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट शुरू कर दें कि हमने इसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह यूज करना है। अब जब मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह यूज करना है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के अंदर यूज होगा। तो फिर हम इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर कर देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने कल भी बताया था ओनर ऑक्युपाइड का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। और किस वैल्यू पे करेंगे? पहले हम जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ही उसे फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे जैसे रूटीन में आ रहा होगा, और फिर हम उस फेयर वैल्यू के ऊपर उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर करेंगे। चलो जी, जरा मुझे एक शीट चाहिए। कल हमने इसकी थ्योरी डिस्कशन कर ली थी, आज उसको थोड़ा सा हम लोग लेके चलते हैं। ये जो केस 1 है, केस नंबर 1, ठीक है जी। तो इसमें हमने देखना है कि क्या करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी, केस 1 वो लिखा हुआ है, उसकी एंट्री ये होगी। पहले फर्ज करें कि उसकी फेयर वैल्यू आ रही है 100 ऑलरेडी, मतलब से कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर दैट इज अपीयरिंग, यहाँ मैं टी अकाउंट भी बना देता हूँ। ये इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट है। इसके अंदर ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा था से 110 के ऊपर। ठीक है, जिस दिन हमने इसे ट्रांसफर करना है, फर्ज करें कि ये 1 जनवरी है इसका ओपनिंग डेट जो है, तो मैंने 30 जून को ट्रांसफर करना है, तो मैंने इसकी फेयर वैल्यूएशन करनी है। फेयर वैल्यू की वो बनी 115। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये 30 जून को ये वाली एंट्री पास करूंगा। ठीक है, वो एंट्री क्या होगी, यहाँ पर जब हम केस 1 लिखेंगे तो 30 जून को एंट्री ये होगी 30th जून। ईयर एंड नहीं है, मिड ऑफ द ईयर है, ईयर है दिसंबर टू जून। तो मैं एंट्री करूंगा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करूंगा। मैंने आईपी से मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, आगे भी क्वेश्चन करने हैं, टू फेयर वैल्यू गेन। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गेन जो है ये कहाँ चली जाएगी, कंप्रीहेंसिव इनकम में क्रेडिट हो जाएगी। कितने से, 5 से। ठीक है, ये पहली एंट्री हो जाएगी। जब मैं ये वाली एंट्री पास करूंगा तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गेन जो है वो कंप्रीहेंसिव इनकम को क्रेडिट होगी और 5 यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस वैल्यू से दूसरी एंट्री पड़ेगी इसी डेट को, वो क्या होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। कितने से, 115 से। 115 से ये एंट्री हो जाएगी, और ये 115 यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला जाएगा, और ये अकाउंट जो है वो नील हो जाएगा। और कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी हुई होंगी तो वो पड़ी रहेंगी, ये वाली प्रॉपर्टी नील हो जाएगी। ठीक है, और अब ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाएगी, तो यहाँ पर ये कंपनी की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक इसकी यूजफुल लाइफ ब्ला 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 जो है वो उसमें जानी शुरू हो जाएगी। और फर्ज करें डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, तो फिर भी क्या होगा, फिर भी ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में चली जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है, मतलब उसके अंदर अभी मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन उसके ऊपर काम हो रहा है, तो उसे भी हम ऑपरेटिंग एसेट में ही लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, बट प्रॉपर्टी सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस को। तो वर्क इन प्रोग्रेस में ये 115 से चली जाएगी। फर्ज करें ये लैंड है, उसके बाद इसके ऊपर बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी, बिल्डिंग इसको डेबिट करते जाएंगे, जब बिल्डिंग मुकम्मल होगी इसे हम उधर फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, तो ये तो था पहला केस हमारा, केस नंबर 1। उसके बाद आगे चलो जी, थ्योरी पे दोबारा चले जाओ। ये देखें, एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, इसका मतलब क्या है कि मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से
एक लैंड की एग्जांपल ले लीजिएगा, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी कि एक लैंड जो है, हर एग्जांपल के अंदर ही एक लैंड जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पड़ी हुई है। अब हम कह रहे हैं कि जी हमने इसके ऊपर कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं लगाना, हमने रूटीन की एक्टिविटी नहीं करनी, हम इसको बेच देंगे जब हमें अच्छा रेट मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रख लिया इसे। तो वो कहता है जी इसको ट्रांसफर कर दें। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। कहाँ से ट्रांसफर कर दें? ट्रांसफर फ्रॉम ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इधर ले गए, किस वैल्यू पे करना है? कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड वेयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू रीवैल्यू इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 प्रायर टू द ट्रांसफर। कहता है जी अगर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो फेयर वैल्यू पे डिफाइन की गई हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं और उनको फेयर वैल्यू पे रखा जा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम पहले इसको इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे और फिर उसी फेयर वैल्यू के ऊपर इसे हम ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। यानी यहाँ पर फेयर वैल्यू की जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो है जो भी इसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में वैल्यू बनेगी उस वैल्यू के ऊपर हम इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देंगे। तो एक एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन सरप्लस की या रिवैल्यूएशन डेफिसिट की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, और फिर वो जो रिवैल्यूड अमाउंट है उसके ऊपर हम इसे फेयर वैल्यू उस रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर हम इसे ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट बताई जाती है, ये उसने कहा वेयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ये देखें अगर फेयर वैल्यू, ये चलो जरा केस नंबर 2 इसकी एंट्रीज करते हैं। ये देखिए केस नंबर 2, ठीक है। पहले अगर वो सरप्लस होगा तो सरप्लस की एंट्री कर देंगे, डेफिसिट होगा तो डेफिसिट की एंट्री कर देंगे, जो रूटीन की सरप्लस की एंट्रीज है, मैं उन एंट्रीज में नहीं जाऊंगा, वो तो ज़ाहिर है हम पीछे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एंट्रीज कर रहे हैं। आफ्टर रीवैल्यूइंग द एसेट whatever the revalued amount of the asset that will be transferred to the investment property to property plant and equipment। property plant and equipment नील हो जाएगा, ठीक है जी। और ये फेयर वैल्यू के ऊपर इधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर हो जाएगा, ये एंट्री ही डलनी है। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पॉलिसी कंपनी की ये है कि हमने फेयर वैल्यू पे उन्हें नहीं शो करना, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं और वो कॉस्ट पे शो हो रही हैं, या इसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कंपनी की पॉलिसी हमने कॉस्ट पे शो करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? और फिर एसेट की जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट के ऊपर जो है इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे नेट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहली एंट्री करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और कॉस्ट क्रेडिट, नेट हो गया एसेट, और उसके बाद उस नेट अमाउंट के ऊपर ही हम इसे ये वाली एंट्री जो है वो इधर पास कर देंगे, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए। वहां उसने लिखा हुआ है कि अगर उसे फेयर वैल्यू पे डिफाइन किया हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पॉलिसी ये बनाई है तो फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इधर लाने से पहले फेयर वैल्यू पे ले आए, यानी रीवैल्यूएशन करनी और फिर उसे उधर लेके आए। और अगर ऐसा नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे नहीं यानी कॉस्ट पे है, तो फिर इधर जो भी आपकी कॉस्ट है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वही कॉस्ट बचेगी, कैरिंग वैल्यू, उसके ऊपर आप इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर दें। चलो तीसरे केस में देखें, ये देखें कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट विद अ व्यू टू सेल। अब कहता है जी चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ी हुई है लैंड, आपने कहा जी इसको डेवलप करके प्लॉट काट के बेच देने हैं, इसे अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बनाना है, ठीक है, इसको सेल कर देना है हमने, ठीक है, ये ऑपरेशन में यूज नहीं होनी बल्कि डायरेक्ट सेल हो जानी है। तो आप क्या करेंगे? वो अब आपकी इन्वेंट्री बन जाएगी, ठीक है। वो कहता है जी ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्रीज, तो फिर क्या करेंगे? उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? इन्वेंट्रीज में कर देंगे। फिर वैल्यू एट द डेट ऑफ द चेंज ऑफ यूज बिकम्स द डीम्ड कॉस्ट फॉर द, क्या करेंगे? पहले इसे फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। चलें जी शीट पे चलें, केस नंबर 3। कहते हैं जी पहले ये वाली एंट्री पास करेंगे, बिल्कुल ये वाली एंट्री, ठीक है, फेयर वैल्यू पे लेके आए और फिर इस एंट्री की बजाय प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बजाय एंट्री क्या हो जानी है? ये एंट्री सेम हो जाएगी यहां पर, ठीक है। और अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री ये हो जाएगी इन्वेंट्रीज डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्ज करें ये 115 की ही है, अब ये मेरी इन्वेंट्री जो है ये 115 की होगी,
ठीक है। अब उसकी कॉस्ट होगी, यानी फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विल बी कंसिडर्ड द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री ऑन दैट डेट। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इन्वेंट्री लिखना है यहाँ पर, इन्वेंट्रीज। ठीक है, इन्वेंट्रीज अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये 115 से आप ये वाली एंट्री कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और फिर ये इन्वेंट्री बिकती रहेगी, इसका पर मरला जितने मरले बिकेंगे उस हिसाब से ये इन्वेंट्री जो है ये एक्सपेंस आउट होती जाएगी, जैसे एक आम इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज होती है। ठीक है, उसके बाद आ गया जी इंसेप्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज टू अनदर पार्टी। अब कहता है जी आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के दो पर्पस बताए हैं ना, एक बताया था कि जी परमानेंट एप्रिसिएशन के लिए रखी जाए, ठीक है, फिर उसको दूसरा पर्पस बताया वो सेल के लिए फर्क कर दी जाए, वो इन्वेंट्री बन जाए, और तीसरा पर्पस बताया उसे हमने क्या किया, दूसरों को लीज पे दे दिया। तो जब हम लीज पे देंगे, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, कहता है जी ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्रीज टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जी मैंने उसे फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब वो मैंने जो भी दुकानें बनाई, दुकानें बना के आधी दुकानें बिक गई, आधी दुकानें मैंने किराए पे दे दी। अब जब वो किराए पे जाएंगी तो अल्टीमेटली अब वो इन्वेंट्री नहीं रही। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ गई। क्या लिखा हुआ है, फॉर परमानेंट एप्रिसिएशन और फॉर फॉर रेंटल टू अदर्स, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो वो रेंटल पे जानी है, लिहाजा आप उसे इन्वेंट्री से निकालें और कहाँ ले आए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले आए। किस वैल्यू पे लेके आएंगे, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर एंड एनी डिफरेंस compared to previous carrying amount is recognized in profit and loss account। कहते हैं जी आप क्या करेंगे कि इन्वेंट्री में फर्ज करें उनकी वैल्यू एक शॉप की पड़ी हुई है 50 लाख, अब आप उस दिन उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे, वो होगी 50 लाख की बजाय वो हमने कहा जी इसकी फेयर वैल्यू आ रही है 60 लाख। अब उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 60 लाख पे जाना है, और वो जो कैरिंग वैल्यू 50 लाख इन्वेंट्री में जो पड़ी हुई थी, जो भी उस वक्त थी, भले वो पीछे फेयर वैल्यू ही थी पिछले सालों की, लेकिन आज वो कैरिंग वैल्यू इन्वेंट्री की, उसका और जो फेयर वैल्यू दुकान की अभी डिटरमिन किया यानी 60 लाख, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो इनकम ट्रीट की जाएगी कहां पर, कैरिंग अमाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। एक कंपाउंड एंट्री डाली जा सकती है, चलिए मैं बताता हूं, अभी उधर आगे चलेंगे। ये देखें केस नंबर 4। भूल जाते हो ना, छुट्टी कर लो तो भूल जाते हो। अच्छा अच्छा जी, ये देखो केस नंबर 4 में क्या करेंगे, केस नंबर 4 में हम कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गई दुकान, कितने की आ गई, 60 लाख की। ठीक है, टू इन्वेंट्री से ये कितने की निकली है, इन्वेंट्री से ये निकली 50 लाख की, और टू जो है ये कंप्रीहेंसिव इनकम में यानी प्रॉफिट एंड लॉस में ये 10 से क्रेडिट हो गई, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई डिफरेंस हो, अगर डिफरेंस ना हो, उसकी फेयर वैल्यू भी उस वक्त 50 ही हो जब आपने रेंट पे देनी है, देने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो फिर ये एंट्री 50 से हो जाएगी, ये गेन रिकॉग्नाइज नहीं होगा। क्यों जी, क्लियर हो जाना चाहिए अब तो, क्लियर है जी, हैंड रेज करके बताएं जरा मुझे। जी समी हयात क्लियर है, सो रहा है, जी सर क्लियर है। ओके, एमन क्लियर है, एमन इकबाल क्लियर हुआ ये सब कुछ, ये चारों केसेस? यस सर क्लियर है। आपका आपका कनेक्शन बहुत क्लियर पूरा आ रहा है। ओके 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 ओके, ये क्या है, अशबर रफीक जी क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके ओके ठीक है जी, क्लोज करो, आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं, कहता है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। जब मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डायरेक्ट डिस्पोज कर देता हूं, बेच देता हूं, इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी में पड़ी हुई चीज, ना इन्वेंट्री को ट्रांसफर करता हूं ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ट्रांसफर करता हूं, उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ही बेच देता हूं, क्योंकि
ऑब्जेक्टिव तो इसका यही था कि जब अच्छा रेट मिलेगा बेच देंगे। लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन थी, कैपिटल एप्रिसिएशन जिसे हम कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। वो बेच देंगे तो फिर क्या करेंगे? कहता है इसके अंदर हमारे दो मॉडल हैं, दोनों मॉडल के अंदर ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कहते थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन वाज सोल्ड अर्ली इन ईयर 2 फॉर पीस 15,50,000, सेलिंग कॉस्ट इज 50,000। ओके, अब वो कहता है कि जी कॉस्ट मॉडल अगर आपने अडॉप्ट किया हुआ है तो सेल वैल्यू क्या है, ये आ गई एंट्री क्या हो जाएगी अल्टीमेटली, कैश टू डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट में चलेगी। सेलिंग कॉस्ट क्या होगी, ये उसमें से माइनस हो गई, यानी डिस्पोजल टू कैश, तो ये नेट आ गया, डिस्पोजल को इतना इफेक्ट आ गया जो क्रेडिट इफेक्ट आ गया। अब उसकी कैरिंग अमाउंट है 10,04,000, आपने उसे क्या किया, डेप्रिसिएट किया हुआ है ना, तो एक साल बाद वो बिक गई, तो ये आप क्या करेंगे, गेन ऑन डिस्पोजल ये 4,96,000 बुक कर लेंगे, जैसे एक आम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का गेन बुक करते हैं, कोई फर्क नहीं है, सेम, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएट हुआ हुआ है ना इसके अंदर कॉस्ट मॉडल के तहत। फिर वैल्यू मॉडल के अंदर क्या होगा, फिर वैल्यू मॉडल के अंदर ये होगा कि हमने उसका कंपैरिजन फेयर वैल्यू से कर देना है, ठीक है, ये यहां तक तो सेम है, और हमारी वो चीज जो है उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 13 लाख है, ठीक है, उस 13 लाख में से, क्योंकि ज़ाहिर है हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, हमने इसके अंदर 2,90,000 का, 2,90,000 का हमने गेन बुक किया था, और इस चीज को इसकी फेयर वैल्यू पे ले आए थे, यानी 13 लाख के ऊपर। अब उस 13 लाख के साथ मैंने इसका जो भी डिस्पोजल प्रोसीड है उसका कंपैरिजन करना है, तो ये गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो दोनों मेथड के अंदर आप देखेंगे कि गेन का फिगर फर्क आ जाएगा, जाहिर है इसमें फेयर वैल्यू गेन का इफेक्ट शामिल है, इसके अंदर वो फेयर वैल्यू गेन का इफेक्ट जो है वो डिस्पोजल के टाइम पे आ गया। ये देखें इसका प्रॉफिट ज्यादा है, क्यों भला, क्योंकि ये पहले फेयर वैल्यू पे शो नहीं किया हुआ था, ये कॉस्ट पे शो किया हुआ था, और यहाँ पर गेन कम है इसलिए कि ये गेन डिवाइड हो गया, कुछ गेन हमने पिछले साल जब उसे फेयर वैल्यू पे ट्रांसलेट किया तो कुछ गेन वहां पर रिकॉर्ड हो गया और बाकी गेन डिस्पोजल पे आ गया। चलें जी आगे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है। The following disclosures are required by S40 in the notes to the accounts। ये पेपर में वो क्वेश्चन थ्योरी में लदा से पूछ सकता है, ये छोटा सवाल देखिए अकाउंटिंग का, वो कहे जी डिस्क्लोजर भी बताएं। कहता है जी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू बोथ फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल, यानी दोनों सूरतों में ये वाले डिस्क्लोजर मस्ट हैं। कुछ डिस्क्लोजर ऐसे हैं जो एडिशनल हैं और फेयर वैल्यू मॉडल में ही देने हैं, ये वो डिस्क्लोजर हैं जो दोनों मॉडल्स में देने हैं। क्या जी, वेदर द फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल इज यूज, ये बताना है, ठीक है, आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें या कॉस्ट मॉडल यूज करें, आपने बताना है कि आपने कौन सा मॉडल यूज किया है, ये दोनों सूरतों में ये डिस्क्लोजर देंगे। द मेथड एंड अजम्पशन अप्लाइड इन अराइविंग द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू आपने कैसे डिटरमिन की है, किस मेथड के तहत की है, कोई आपने किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया है, आपने मार्केट असेसमेंट की बेस के ऊपर किया है, आपने कौन सी अजम्पशन यूज करके, वो आपने बतानी है, ठीक है। The extent to which the fair value of investment property was based on valuation by qualified independent value with relevant recent experience, independent valuer with relevant recent experience, ठीक है। तो कहता है कि जी आपने ये बताना है कि जी आपने कितनी फेयर वैल्यू जो है ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेस्ड की है, जो कि वैल्यूएशन बाय क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है, ये वैल्यूअर है और यहाँ पर विद रेलेवेंट रिसेंट एक्सपीरियंस, जिसके पास रेलेवेंट और रिसेंट एक्सपीरियंस है, आपने उसके साथ आपने कितनी इंडिपेंडेंटली ये जो वैल्यूएशन जो है क्वालिफाइड बंदे ने जो है वो अल्टीमेटली की हुई है, ठीक है। तो वो आपने बताना है कि जी कितनी फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन एक क्वालिफाइड और जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है उसके रिसेंट एक्सपीरियंस की बेस पे आपने की है। And then amount recognized as income or expense in the statement of profit and loss, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही लिख रहा है क्योंकि दार है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आना है, उसी में नहीं है ना। तो रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर उसके रेंट आ रहे हैं, कोई पता है ना कि रेंटल पे भी हो सकती है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और उस जाहिर है उस रेंटल को अर्न करने के लिए उस प्लाजा की मेंटेनेंस, उन शॉप्स की मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, तो वो भी आपने अलग से बताने हैं, ठीक है। कहता है डिटेल्स ऑफ एनी restrictions on the ability to realize investment property
और एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेमिटेंस ऑफ इनकम और डिस्पोजल प्रोसीड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो लिखा हुआ है ना, एबिलिटी टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शन ऑन, इसका मतलब ये होता है कि क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लेज वगैरह तो नहीं कराई हुई, उसके अगेंस्ट कोई लोन वगैरह लिया हुआ हो, तो फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि जी आप जब तक लोन पे नहीं करेंगे आप उसे रियलाइज नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। तो ये लिखा हुआ है ना, डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एबिलिटी टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो आपकी कंपनी की एबिलिटी टू रियलाइज है उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है तो वो आपने बताना होता है, ठीक है। और एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेमिटेंस ऑफ इनकम और डिस्पोजल प्रोसीड, ये बात हो रही है एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जिम्मे के अंदर, कि जब कोई कंपनीज बाहर से आके, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके इधर कोई बिजनेस करता है और उस बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, तो उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आती है, ठीक है, वो क्या वो रिमिट कर सकते हैं बैक टू देयर कंट्री और नॉट, क्या उसके ऊपर कोई कंडीशन तो नहीं है, तो ये बतानी है। और एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब होता है टू देयर कंट्री बैक, रिमिट करना, उनके मुल्क में वापस पैसे वो प्रॉफिटेबिलिटी ले जा सकते होते हैं। पाकिस्तान में अभी ऐसा है कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रिमिट कर सकते हैं, कुछ मुल्कों में रिस्ट्रिक्शन है कि जी आप प्रॉफिटेबिलिटी को भी अभी इधर ही रखना है इतने सालों के लिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो बता दें, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये भी बताएं कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी contractual obligation to purchase, construct or develop investment property or for repair, maintenance और enhancement, ये अगर investment property आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है, किस चीज का, टू परचेज, कंस्ट्रक्ट और डेवलप, क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट किया हुआ है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट किया हुआ है या डेवलपमेंट का एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो और रिपेयर का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो मेंटेनेंस का एग्रीमेंट किया हुआ है। जैसे जब आप रेंट पे देते हैं तो आप मेंटेनेंस का एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी हम, या आपने किसी के साथ उसकी फर्ज करें क्लीनलीनेस का एक एग्रीमेंट किया हुआ तो उसकी मेंटेनेंस का एग्रीमेंट है। तो इस तरह की जितने भी चीजें हैं या उसके अंदर कोई एनहेंसमेंट करनी है, ये सारे के सारे आपने क्या करने हैं, आपने डिस्क्लोज करनी है ये वाली चीजें। आगे चलो जी। हाँ जी, ये सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल में डिस्क्लोजर है, वो डिस्क्लोजर दोनों मॉडल्स में है जो पढ़े हैं, और फेयर वैल्यू मॉडल के डिस्क्लोजर ज्यादा होते हैं। तो वो क्या कहता है जी कि देयर मस्ट बी रिकॉन्सिलेशन इन अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शोइंग। कहता है जी एक रिकॉन्सिलेशन बनेगी, उस रिकॉन्सिलेशन में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा जाहिर है, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हुआ वो आएगा, एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, ये जो आपने उसको सेल में ले गए, ठीक है, आईएफआरएस के मुताबिक, और नेट गेन और लॉसेज फ्रॉम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किसी इन्वेस्टमेंट नेट इसलिए लिखा, किसी की फेयर वैल्यू बढ़ गई, किसी की कम हो गई, तो वो दोनों का जो नेट एडजस्टमेंट है वो आपने बतानी है। और एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, और अगर आपने कोई बिजनेस एक्वायर किए हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब बिजनेस आपने एक्वायर कर लिए हैं, तो उनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और आ गई है तो वो एडिशन आपने बताना है। तो इस तरह ओपनिंग, ठीक है जी, प्लस उसमें से एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल ये माइनस हो जाएंगे, जैसे हमने कहा इन्वेंट्री में चले जाएंगे, ठीक है। एसेट ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो भी सॉरी एसेट ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। फिर फेयर वैल्यू गेन नेट एडजस्टमेंट जो है वो ऐड या लेस हो जाएगी, और अगर कोई आपने एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन की है तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि जी रिकॉन्सिलेशन शुड शो सेपरेटली एनी अमाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड एट कॉस्ट बिकॉज देयर फेयर वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, ठीक है। कहता है कि जी अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट दिखाई हुई है तो उन्हें अलहदा से शो करें, वो उसे अलहदा से शो करना है कि ये वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो एट कॉस्ट है, और इसकी इसलिए एट कॉस्ट है कि इसकी जो, क्योंकि जब आप एक दफा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपने फेयर वैल्यू पे लेना है तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि तमाम को ही फेयर वैल्यू पे लें, ता वक्ते के किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू रिलायबली डिटरमिन ना की जा सके। तो जब आपने फेयर वैल्यू पे लिया तो आपने ये फेयर वैल्यू रिकॉन्सिलेशन दी, तो आपने बताना है कि इसके अंदर इतनी प्रॉपर्टी ऐसी है, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी, जो कि कॉस्ट के ऊपर है, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली डिटरमिन इन वजूहात की वजह से नहीं की जा सकती।
फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड एट कॉस्ट बिकॉज फेयर वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, द फॉलोइंग शुड आल्सो बी डिस्क्लोज। तो वो जो कॉस्ट के ऊपर हमने चीज बताई उसकी ये वाली चीजें भी जो है वो बतानी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी के वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन, ये बताना है। इफ पॉसिबल द रेंज विद इन विच द प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू इज लाइकली टू लाई, कि अगर मुमकिन हो तो बता दें कि भी इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली इन फैक्टर की वजह से डिटरमिन नहीं हो सकती, इन दो फैक्टर्स की वजह से, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू जो है वो बिटवीन लाइक 50 मिलियन से लेके तो ये 70 मिलियन के दरमियान होगी, अगर ये पॉसिबल हो। अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो ये डिस्क्लोजर नहीं देंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू कॉस्ट मॉडल ओनली, ये हमने, ये डुप्लीकेशन होगी ना, हाँ नहीं सॉरी डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड, ठीक है, जाहिर है कॉस्ट मॉडल पे जब जाएंगे तो फिर उसमें डेप्रिसिएशन यूज होनी है, ठीक है। द यूजफुल लाइफ ऑफ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है हमने, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये बताना है। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट उस एंट्री के जरिए हो जाती है, लेकिन जब हम उसे फेयर वैल्यू पे नहीं शो करते तो फिर अल्टीमेटली हम उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं। जैसे फिर उसका ट्रीटमेंट एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जैसा हो जाना है, बिल्कुल सिंपली ये रखें। और रिकॉन्सिलेशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज शोइंग, ये वही रिकॉन्सिलेशन है जो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देते हैं। एडिशन, डेप्रिसिएशन, एसेट क्लासिफाइड, हेल्ड फॉर सेल, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, इम्पेयरमेंट लॉसेज अगर कोई हैं, बिल्कुल 100% ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ट्रांसफर अगर कोई ट्रांसफर किए हैं फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और अगर उससे कोई हमने उधर ट्रांसफर किए इन्वेंट्रीज के अंदर, व्हेन द कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड आल्सो बी डिस्क्लोज। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, ओवरऑल ही कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, देखिए दो चीजें हैं, जब आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें और किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू ना डिटरमिन की जा सकती हो तो उसे आपने कॉस्ट पे लेना है, ठीक है, और बताना है कि क्यों उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकी। दूसरी सूत्र ये है कि आप वैसे ही उसको कॉस्ट मॉडल पे ले जाएं तो फिर आपने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह उसे ट्रीट करना है, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि जब कॉस्ट मॉडल आप यूज करेंगे तो आपने फिर भी उनकी फेयर वैल्यू बतानी है। मतलब देखें, फेयर वैल्यू कब नहीं बताई जा सकती, जब आपके पास आप फेयर वैल्यू पे एसेट को डिफाइन कर रहे हैं लेकिन किसी की फेयर वैल्यू मालूम नहीं है, तो उसकी रेंज बता दें, रेंज भी नहीं मालूम तो छोड़ दें, फिर सिर्फ कॉस्ट बता दें। लेकिन जब आप कॉस्ट मॉडल लेते हैं और फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सकती है तो फिर वो कहता है ये आप कॉस्ट मॉडल पे रहना चाह रहे हैं, कॉस्ट मॉडल पे रहें, कोई आपको मना नहीं करता, लेकिन प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू बताएं, ठीक है। जैसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर हम कॉस्ट मॉडल पे जाते हैं तो हम उनकी फेयर वैल्यू जो है वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कहता है आप कॉस्ट मॉडल पे रखना चाहते हैं तो रखें, इवन फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते तो आप उसे रखें कॉस्ट पे, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह उसे ट्रीट करें। वैसे ही डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटिव एडिशन, इम्पेयरमेंट लॉसेज, ट्रांसफर, एक्विजिशन, एडिशन, डिलीशन, सब कुछ उसी तरह से करें। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं क्लोजिंग में आएंगी उनकी फेयर वैल्यू का एक एस्टिमेट जो है वो आप जरूर मेंशन कर दें, ये लिखा हुआ है। व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड आल्सो बी डिस्क्लोज्ड करना है, सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट मॉडल के तहत ही होनी है, लेकिन डिस्क्लोजर दे देना है कि जी इसकी इतनी जो है वो क्या है, फेयर वैल्यू है। इफ द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, मुमकिन है फेयर वैल्यू एस्टिमेट ना हो सकती हो, ठीक है, रिलायबली, द सेम एडिशनल डिस्क्लोजर शुड बी मेड एज अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है। तो पीछे जाएं जरा, और पीछे ये वाला कहता है जी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड एट कॉस्ट बिकॉज फेयर वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली द फॉलोइंग शुड आल्सो बी डिस्क्लोज, कि उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन, और इफ पॉसिबल उसकी रेंज बता देनी है, ठीक है। यानी कॉस्ट मॉडल पे हैं आप, आपने कॉस्ट मॉडल पे अकाउंटिंग कर ली जैसे प्रॉपर्टी प्लांट की तरह होती है, लेकिन
उसकी फेयर वैल्यू देनी है, और अगर आप फेयर वैल्यू नहीं दे सकते तो ये वाले डिस्क्लोजर जो हैं ये जरूर देने हैं कि फेयर वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही। ले जी, अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा काम मुकम्मल। अब आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 10 के ऊपर। विक्टोरिया ओन सेवरल प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा बोल्ड करो यार, आंखें दर्द हो रही हैं। चलो, विक्टोरिया ओन सेवरल प्रॉपर्टीज एंड हैज अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। Whenever possible, Victoria carries investment properties under the fair value model। ठीक है, whenever possible, whenever possible का मतलब क्या है कि उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सकती हो तो वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज करता है, कहने का मतलब ये है। प्रॉपर्टी नंबर 1, 3 प्रॉपर्टीज का उसने जिक्र किया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 1 was acquired on 1st January year 1। Okay, it had cost of rupees 1 million, comprising 500,000 of land and 500,000 of building. The building have a useful life of 40 years. Victoria uses this property as its head office। ठीक है, विक्टोरिया इस प्रॉपर्टी को अपने हेड ऑफिस के तौर पर यूज करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि ये उसके ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, उसने नीचे पूछा क्या हुआ, रिक्वायरमेंट देखें, कहते जी for each of the above properties briefly state how it would be treated in the financial statement of the Victoria for the year ended 31st December 2008, identifying any impact on the profit and loss, profit or loss, and produce an analysis of for Victoria for the year ended 31st December 2008 showing each of the above properties separately। ठीक है जी, शो कर देंगे। तो ये जिस प्रॉपर्टी को वो हेड ऑफिस के तौर पर यूज कर रहा है वो 1 मिलियन की है, उसके ऊपर 5 लाख की बिल्डिंग बनी हुई है। क्या ख्याल है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना जी? चेक करें, देखें क्या लिखता है जी। ये कहता है जी प्रॉपर्टी नंबर 1, दिस इज यूज्ड बाय विक्टोरिया इट्स हेड ऑफिस and therefore cannot be treated as an investment property। It will be stated at cost minus accumulated deduction in the statement of financial position if cost model is used। हो सकता है ना वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी फेयर वैल्यू मॉडल यूज करता हो। ठीक है, तो फिर फेयर वैल्यू लेस accumulated deduction आ जाएगा। ठीक है, the depreciation for the year will be charged in the statement of profit and loss। और डिडक्शन कितनी होगी? ठीक है, उसने कहा जी 5 लाख की बिल्डिंग है, 40 साल उसकी लाइफ है, 5 लाख की तो लैंड है, कितनी बनेगी जी? 12,500। 12,500 स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर ईयर 1 2 3 4 5 8 में भी 12,500 की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ये उसने लिखा हुआ है कि ये अदर लैंड एंड बिल्डिंग की बजाय इसको आप लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखें, इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इन्वेस्ट ये लिखें। देखें जी, ये कितने की आएगी? 1 मिलियन की, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई। ठीक है, इधर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखें, यार ये गलत लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओनर ऑक्युपाइड होगी ना। ठीक है, तो इसको हम एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इसकी अभी तक कितने सालों की हुई है? 7 सालों की। हाँ जी, ईयर 1 में ली है ना, तो 12,500 इंटू 7 ये कितनी बन गई? 87,500। ये होगी ओपनिंग क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और ये होगी जी क्लोजिंग क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। उसकी कॉस्ट कितनी है? ये वाली है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ये आ गई, तो वो उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? 912,500। ठीक है, ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड थी, ये क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग WDV थी, ये क्लोजिंग वो हम जैसे बनाते हैं ना शेड्यूल, उसमें ये दोनों खुद ब खुद ही शो हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह बना लें, या वो जैसे मैंने लाइंस लगा के कॉलम लगा के बनाया हुआ वैसे बना लें, कोई मसला नहीं। आगे चलो जी, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 वाज एक्वायर्ड मेनी इयर्स अगो फॉर ₹1.5 मिलियन फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। ये देखिए, जहां भी लिखा हुआ होगा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, दैट मीन वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। On 31st December year 7, it had a fair value of ₹2.3 million. By 31st December year 8, its fair value had risen to 2.7 million. This property has a useful life of 40 years। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली चूंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और फेयर वैल्यू इसकी डिटरमिन हो सकती है, और हम फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट करते हुए इसे फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसकी यूजफुल लाइफ जो है
वो 40 ईयर है, भले बिल्डिंग बनी हुई है 40 ईयर है, 40 ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ली है, तो हम इसे डेप्रिसिएट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसका गेन जो है वो बुक करेंगे। इसका ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, वो थी 23 लाख की। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यूएशन कितनी बताई है जी, 2.7 मिलियन कह रहे हैं, 2.7 मिलियन। तो रीवैल्यूएशन गेन इसके अंदर कितना आ गया, 4 मिलियन का ये आ गया, और इसकी क्लोजिंग फेयर वैल्यू कितनी आ गई, वो ये 27 लाख आ गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, हम 4 लाख का गेन बुक करेंगे। ऊपर जाके देखिए उसने एक्सप्लेन किया हुआ होगा यहाँ पर कि दिस इज हेल्ड फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल एंड शुड बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट विल बी कैरिड एट फेयर वैल्यू, विक्टोरियस पॉलिसी ऑफ चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इट विल बी, क्योंकि उसने ये क्यों मैं फेयर वैल्यू पे ले रहा हूं, क्योंकि वो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है द फेयर वैल्यू, नहीं कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा है वेन एवर पॉसिबल विक्टोरिया कैरीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर द फेयर वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट पे भी ले सकते थे, लेकिन वो कहता है जहां मुमकिन है वो फेयर वैल्यू पे ही लेता है। चलो आगे, तो उसने इसलिए ये लिख दिया हुआ है कि विक्टोरिया पॉलिसी इट विल बी रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू at each year and year end and a resultant gain or loss taken to the statement of profit and loss, जो कि 4 लाख है, ये फेयर वैल्यू गेन के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, उसी में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है ये हम इसे शो करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आगे जी तीसरी प्रॉपर्टी, was acquired on 30th June year 2 for 2 million. Okay, for its investment potential, again it is for investment potential, या कैपिटल एप्रिसिएशन लिखा हो, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल लिखा हो। डायरेक्टर्स बिलीव दैट द फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाज 3 million on 31st December year 7 and rupees 3.5 million on 31st December 8। तो ओपनिंग फेयर वैल्यू दी हुई है, वो कितनी आ जाएगी, 3 मिलियन, सॉरी ओपनिंग ये दी हुई है 3 मिलियन ऑन 31st December year 7, ये ओपनिंग है, और क्लोजिंग है इसकी 3.5, तो इसके अंदर कितने का गेन हुआ, 5 मिलियन का। However, due to the specialized nature of this property, these figures cannot be corroborated. This property has useful life of कहता है चूंकि इसकी स्पेशलाइज्ड नेचर है तो लिहाजा ये corroborate नहीं हो सकती, और इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो कितनी है, वो अल्टीमेटली कितनी है जी, 50 ईयर्स है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 3 के ऊपर चले जाएं जी। ठीक है, इसके अंदर दिस इज हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंड शुड बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाउएवर, हम इसे फेयर वैल्यू के ऊपर नहीं शो करेंगे, क्योंकि वो कहता है जी फेयर वैल्यू corroborate नहीं हो सकती। corroborate का मतलब होता है कि मार्केट हमारा एस्टिमेट है, लेकिन हम इसे किसी तरह से जो है अवेल्युएट नहीं कर सकते। ठीक है, लिहाजा हम इसको फेयर वैल्यू बुक नहीं करेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे कि इसकी फेयर वैल्यू जो है वो इस रेंज में है। ठीक है, तो उसने लिखा हुआ है कि जी कैन नॉट बी अराइव्ड एट रिलायबली, इट विल बी हेल्ड एट कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉस्ट मॉडल पे ले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, और वो एक एसेट की तरह ट्रीट हो जाएगी। एसेट की तरह जब ट्रीट होगी तो वो क्या होगा, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। वो 2 मिलियन उसकी कॉस्ट है, 2 मिलियन, 50 ईयर है इसकी लाइफ, तो कितनी डेप्शन आई, 40,000। तो ये हमने ये 2 में ली है, हाँ ये 2 में ली है, 2 3 4 5 6 7 6 ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी इनटू 6। हाँ हाँ, 30 जून को एक्वायर किया, तो वो पहले वाला साल आधा साल होगा, तो 5.5 ईयर आएंगे। तो टोटल कितनी बनी जी, जी 2,20,000। ये इसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ गई जी 2,20,000। अब देखें जरा, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड उसने दी हुई है, ये रही 2,20,000 ये। ठीक है, और इसको कॉस्ट मॉडल के ऊपर अलहदा से शो किया हुआ है, ये फेयर वैल्यू, ये कॉस्ट मॉडल बताना है उसको। ठीक है, तो हमारी जो फॉर द ईयर डेप्शन है वो कितनी है, 40, ये पीएनएल में चार्ज हो जाएगी। क्यूमुलेटेड 260 आ गई, ओपनिंग WDV ये आ गई, क्लोजिंग WDV ये आ गई। ठीक है, इन प्रैक्टिस with a more complex property, plant and equipment table, the investment properties would be included within the land and building column with the required disclosure
being given separately in the note to the table। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया हम आप इसको अलहदा से भी शो कर सकते हैं। ऊपर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अलहदा रखें, नीचे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट अलहदा बना दें। ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये फिर ज़ाहिर है ये टोटल कॉलम इधर आ जाएगा, यहाँ उसने इसे इकट्ठा किया हुआ है। मैं आपको क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टेबल अलहदा बना लें, ठीक है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टेबल अलहदा बना लें, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर फर्नीचर ये वो सारा कुछ होगा, तो ये मिक्सअप हो जाएगा। तो आप वो जैसे मैं नॉन करंट एसेट में शो किया था, ऊपर लिख लें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नीचे लिख लें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दोनों के नोट अलग अलग बना लें। ये अल्टीमेटली जब वो दोनों टोटल होंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो ये टोटल का इम्पैक्ट जो है वो अल्टीमेटली उनके ऊपर आ जाएगा। आगे चलो जी, ये देखें ये वर्किंग दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू एसेट डिजिटल लिमिटेड परचेज व्हीकल। नहीं जी, नहीं जी, ये तो उसका है। आगे चलो, ये क्वेश्चन तो मेरा ख्याल उसका है। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट ग्रांट का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरीड एट फेयर वैल्यू, गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जी, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट ग्रांट दोनों हमने अच्छी तरह इसको डिस्कस कर लिया है, ये आपका होमवर्क है जी, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे। इसके अंदर सिर्फ ये देख लें कि कोई उसका बोरिंग कॉस्ट का एलिमेंट तो नहीं है, नहीं है मेरा ख्याल है। पीछे जाओ जरा, पहले एडजस्टमेंट में रीवैल्यूएशन में there was no change, the manufacturing plant area at cost, the plant had used, ठीक है, इसमें भी नहीं। आगे चलो, हाँ गवर्नमेंट ग्रांट ठीक हो गया, वेयर हाउस गिवन ठीक है, वाज यूज्ड बाय डीएल ठीक है जी। इसके अंदर कोई ऐसा तीसरा एक स्टैंडर्ड है इसी चैप्टर में गवर्नमेंट ग्रांट्स का है, उसका इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आपने घर से अटेम्प्ट करके आना है जी, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है। आज मैंने जो पढ़ाया है उसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, जो क्वेश्चन की है हमने एग्जांपल वो अटेम्प्ट करनी है, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट और इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों, मतलब जो चीज़ गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट है वहाँ वो कर देना है, और जो प्रॉपर्टी प्लांट ट्रीटमेंट है वहाँ वो कर देना, और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वहाँ वो कर देना है, मतलब वो चीज़ें सारी इकट्ठी हो गई हैं। तो ये क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करके आएंगे। कोई इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम कल इसे डिस्कस करेंगे। प्लस जो गवर्नमेंट ग्रांट के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 4-5 इसके अंदर हैं, गवर्नमेंट ग्रांट कह रहा हूँ, वो आपने कर लिए थे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के वो आपने वो भी अटेम्प्ट करके आने हैं, ताकि कल हम इसे क्लोज कर सकें। आगे कोई क्वेश्चन है? और इसके बाद बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कम से कम ये दोनों स्टैंडर्ड जो हैं ये 7 तक जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे बात करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके जी, अल्लाह मियां आपको हमें अपने ईमान में